साथियों नमस्कार, जय हिंद। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। आज मैं युगल किशोर आप लोगों को वीडियो थंबनेल के हिसाब से बेरोजगारी जो टॉपिक है इसको बेसिक से लेके नवीनतम आंकड़ों के साथ पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके बेसिक से लेके नवीनतम आंकड़ों तक की जो भी स्थिति है उसके पूरे कंसेप्ट और आंकड़े दोनों देखने हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेरोजगारी का टॉपिक। सबसे पहले बेरोजगारी में आप लोगों को जानना चाहिए श्रम बल किसे कहते हैं। ठीक है ना, वर्क फोर्स क्या होता है। वर्क फोर्स क्या होता है, 15 से 59 आयु वर्ग के 15 से 59 आयु वर्ग के वे लोग जो काम करना चाहते हैं, मतलब काम करने की इच्छा रखते हैं और जिनमें क्या हो, काम करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाते हैं, श्रम बल कहलाते हैं। ठीक है ना, इनमें से जिन्हें कार्य मिल जाता है, जिन्हें कार्य मिल जाता है, जिनको अपना काम मिल गया, तो वो क्या कहलाए, जिन्हें काम मिल गया वो क्या कहलाए, कार्य बल कहलाए। और श्रम बल में से कार्य बल को यदि आप हटा दें तो जो शेष लोग बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेरोजगार। समझ आया। काम करने की इच्छा आप में है और आपके पास कार्य नहीं है तो आप क्या कहलाएंगे, बेरोजगार। सीधा सा टॉपिक था, समझ आ गया। बेरोजगारी के बहुत सारे टॉपिक हम अलग अलग देखते हैं। इसी में एक टॉपिक होता है बाल श्रम का। बाल श्रम के बारे में आप क्या जानते हैं। बाल श्रम किसे कहते हैं, ऐसा श्रम जो किसी 14 वर्ष से कम के बच्चे के द्वारा किया जाए वो क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। और जो 60 वर्ष से ज़्यादा का कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। तो इन्हें हम श्रम, इनके द्वारा किए गए श्रम को हम श्रम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जो श्रम की श्रेणी में जो आते हैं वो ये लोग हैं। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। बेरोजगारी के प्रकार के बारे में हालांकि बहुत सारे प्रकार हैं, हर पुस्तकों में अलग अलग दिया है, लेकिन जो मोटा मोटा जो आप लोगों से पूछा जाता रहा है, जिनके कंसेप्ट कभी कभी आते रहे हैं, वो टॉपिक आप लोगों को, वो जो प्रकार हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग बेरोजगारी का एक प्रकार सुने होंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, ये आप लोगों ने सुन रखा होगा। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा अल्प बेरोजगारी। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा क्या, चक्रीय बेरोजगारी। आजकल जो कंसेप्ट उभर के आया है उसमें से एक कंसेप्ट है क्या, शिक्षित बेरोजगारी का। सब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो शिक्षित बेरोजगारी का एक कंसेप्ट आया है। और एक कंसेप्ट है जो कुछ आलसी लोगों के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी और ऐच्छिक बेरोजगारी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मोटा मोटा इसका प्रकार है बेरोजगारी का। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोगों को बता देता हूँ। जो संरचनात्मक है इसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल, है ना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और इसके इंग्लिश टर्म्स को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना। ये संरचनात्मक है, संरचनात्मक। तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि संरचना के चेंज के साथ साथ लोगों में बेरोजगारी आ जाती है। जैसे कि पहले कुछ लोगों को आता था क्या, पीपीटी बनाना, एक्सेल बनाना और कुछ कुछ चीज़ें, है ना। पहले लोग टाइपिंग करते थे, लेकिन अब क्या आ गया है, एआई आ गया है, वॉइस टाइपिंग आ गया है ना। तो अलग अलग तरीके से हमने टेक्नोलॉजी में अपडेट कर दिया। तो अब वॉइस टाइपिंग हो रहा है तो टाइपराइटर्स के जॉब चले गए। तो इससे क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आया, जो संरचना में परिवर्तन आया, जो मॉड्यूल में चेंज हुआ, उससे क्या हुआ कि आपका जो बेरोजगारी है वो उत्पन्न हो गया। आप टाइपराइटर्स को कोई काम नहीं देता, कोई खुद, सब खुद ही टाइप कर लेते हैं, है ना।
तो ये चीज़ हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचना के अपग्रेडेशन के साथ साथ, समय के साथ साथ जो विकास नहीं हो पा रहा है कोई चीज़, तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्या, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से क्या सेंस है, ऐसे बेरोजगारी जो किसी व्यक्ति के पास कुछ समय तक मौसम विशेष में उसके पास काम रहता है, मौसमी काम, है ना। जैसे आप लोग एक काम देखे होंगे, फटाका दुकान वाले। फटाका दुकान वाले लोग का बेसिक काम कब होता है, हमारे यहाँ एक दीपावली का त्यौहार होता है, उसी में उनको सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। और ये एक पूरी तरीके से क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। आपने आइसक्रीम बेचने वालों को देखा होगा, जो घूम घूम कर आइसक्रीम बेचते हैं, वो क्या है, वो एक गर्मी के सीज़न का व्यापार है। तो वो उसी समय केवल गर्मी के सीज़न में ही जो आइसक्रीम है वो बेच पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके पास एक मौसम के लिए तो रोज़गार है, लेकिन अगले मौसम के लिए रोज़गार नहीं है। तो ये क्या हुआ, मौसमी बेरोजगारी। फिर आप देखिए क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न को आप बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, है ना। इसका एक और नाम अदृश्य बेरोजगारी है, और इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं क्या, डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो बेरोजगार है। जैसे कि एक फैमिली बिजनेस है, जैसा कि एक फैमिली बिजनेस है, उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो एक काम कर सकता है, उसी के साथ साथ पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है ना, उसी के साथ साथ पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है। तो फैमिली को ये पता नहीं चलता है कि ये हम बेरोजगार हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो वस्तु का अंतिम जो मूल्य जो प्रदान कर रहा है, वो अंतिम मूल्य कौन प्रदान कर रहा है, ये एक व्यक्ति भी वही मूल्य प्रदान करेगा, और जो यहाँ पे जो लोग व्यक्ति बैठे हैं वो लोग भी वही मूल्य प्रदान करेंगे। तो जो मूल्य है उसके कन्वर्जन में कोई चेंज नहीं होता, चाहे 4 रुपये का सामान ये बेचे, चाहे 4 रुपये का सामान ये बेचे, दोनों एक ही काउंटर में बैठ के एक ही चीज़ बेचेंगे, और उससे अलग से कोई उसमें मूल्य ऐड ऑन नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, आप लोगों का प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं क्या, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है भैया, देखो, जिसको अधिक समय तक कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार हो, परंतु जो काम है वो बहुत कम समय के लिए प्राप्त हो, है ना। काम के लिए वो उसके पास मतलब काम करने के लिए व्यक्ति तैयार हो, लेकिन उसको पूरा काम ना मिले, तो वो क्या हो गया, अल्प बेरोजगार हो गया। मतलब काम के पर्याप्त समय नहीं मिल पाना, पर्याप्त समय ना मिलना, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्प बेरोजगार। इसके बाद आप लोग एक देखते हैं क्या, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, घर्षण क्या होता है भाई, फ्रिक्शन होता है। तो जो ये फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या चीज़ है, श्रम के गतिशील जो नहीं होता है, तो उससे जो उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, वो बेरोजगारी है। ठीक है। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहले हम चक्की में जो आटा आज पिसाते हैं, उसको हम पहले एक जाता बोल के एक वो पात्र आता था, एक औजार आता था, टूल आता था, उपकरण आता था, उसमें हम दाल बीच से डालते जाते थे और ऐसे चक्की घुमाते जाते थे और वो पीसते जाता था। तो पहले आटा पीसने का जो उपकरण था वो हर घर में होता था। अब क्या करते हैं कि लोग हॉलर मिल चले जाते हैं, वहाँ से ख़रीद ले रहे हैं, है ना। तो जो लोग पहले जो अभी भी कई जगहों पर, है ना, जैसे मिसी रोटी जो लोग खाते होंगे, उनको ये घर का आटा ही उनको सारे दाल एक साथ ही पीसने हैं, तो वो इसी में डाल के पीसते हैं। तो ये मिसी रोटी वाले लोग अब जब तक अपने आप को हॉलर मिल में कन्वर्ट करें नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के साथ साथ चेंज नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर आपको एक संरचनात्मक बेरोजगारी मैंने शुरू में बताया था। संरचनात्मक बेरोजगारी का एक जो एग्जाम्पल है वो गलत हो गया था। ये एग्जाम्पल आप लोगों को संरचनात्मक बेरोजगारी का यहाँ पे आएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का सेंस ये है कि आप बेरोजगार इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि आपके पास संरचना का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव से आपके शहर की दूरी, आपके नियरेस्ट शहर की दूरी
20 किलोमीटर है, और वो 20 किलोमीटर कैसा रास्ता है, पूरा आपका पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता है तो आपके पास क्या है, अधोसंरचना का आपके अभाव है, आपके पास रोड अच्छी नहीं है, नहीं तो 20 किलोमीटर तय करने में आधा घंटा लगता है। लेकिन आपने वो पिक्चर देखी होगी दशरथ राम मांझी पर, जो फगोनिया वाली जो पिक्चर बनी थी, है ना। तो दशरथ राम मांझी वाली पिक्चर में आपने देखा कि जो रास्ता था वो कठिन था, लेकिन वो रास्ता जब बन गया तो उसे मात्र 30 मिनट में कवर किया जा सकता था, है ना। तो इससे जो गाँवों में बेरोजगारी पैदा हुई वो कौन सी थी, संरचनात्मक बेरोजगारी। फिर से वापस आ रहे हैं घर्षणात्मक में। घर्षणात्मक में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ साथ किसी व्यक्ति ने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो क्या हो गया, घर्षणात्मक बेरोजगारी का शिकार हो गया। वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है। जैसे अभी एक हम जिनसे अपना गाड़ी सुधरवाते हैं, वो गाड़ी वाले भैया अभी इस बात के लिए चिंतित हैं, भैया अब पूरा गाड़ी क्या हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, बैटरी वाला गाड़ी आ रहा है, तो मेरा मेरा तो पूरा काम बंद हो जाएगा। वो इस चीज़ को लेकर चिंतित है ना। बैटरी वाली गाड़ियों से मेरा काम बंद हो जाएगा। तो वो जिस बेरोजगारी को अभी फील कर रहा है वो क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसे आप क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल या फिर एक और वो होता है ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों में से कोई एक इसके लिए शब्द उपयोग होगा, है ना। तो ये इस तरीके का बेरोजगारी हो गया। इसके बाद जो बेरोजगारी का प्रकार क्या है, चक्री बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण, है ना, मतलब मांग की कमी हो गई, मंदी मतलब मांग की कमी हो जाना, है ना। मांग की कमी के कारण जो आप लोगों को बेरोजगारी देखने को मिल रहा है, वो बेरोजगारी क्या कहलाएगी, साइक्लिक बेरोजगारी। जैसे ही मांग बढ़ेगी जो बेरोजगारी है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ये होता है। तो मांग की कमी के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी है वो क्या कहलाएगी, चक्री बेरोजगारी या साइक्लिक बेरोजगारी। अब आप लोग देखो, आपका जो नया टाइप का जो बेरोजगारी वो क्या है, शिक्षित बेरोजगारी। समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शिक्षा प्राप्त कर ली हैं फिर भी उनके पास जो उचित रोजगार नहीं है, या फिर अधिक उच्च कार्य क्षमता जो लोग रखते हैं, शिक्षित मतलब जो उच्च कार्य क्षमता रख रहे हैं, है ना, तो उनके पास उच्च योग्यता होने के बावजूद उनके पास योग्यता अनुरूप कार्य नहीं है, तो वो क्या कहला रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार कहला रहे हैं। और ऐच्छिक बेरोजगार वो ऐसे आलसी लोग जो काम है, पढ़े लिखे हैं, मिल रहा है, फिर भी कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको किक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे किक नहीं मिल रहे वाले जो लोग हैं वो लोग क्या हैं, ऐच्छिक बेरोजगार हैं। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगार। तो आप में लोग कमेंट करके बताना कौन कौन ऐच्छिक बेरोजगार है और कौन कौन शिक्षित बेरोजगार है। ठीक है ना। ऐच्छिक बेरोजगार वाले क्या लिखेंगे, आई एम आलसी। ठीक। और जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो क्या लिखेंगे, आई एम लिटरेट। ठीक है ना, लिटरेट नहीं होता, एजुकेटेड होता है, एजुकेटेड, है ना। तो ये शिक्षित बेरोजगारी और ये आलसी बेरोजगारी बोलते हैं अपन, है ना। मेरी भाषा में आलसी बेरोजगारी है, तो उसकी भाषा में ऐच्छिक बेरोजगारी है। ये जो लोग अपने आप को, मतलब मेरे को काम में किक नहीं मिल रहा बोल के काम नहीं करते, वो ऐच्छिक बेरोजगार है। ठीक है। अब बेरोजगारी को मापा कैसे जाता है। बेरोजगारी को मापने की जो संस्था है उस संस्था का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, NSSO। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफिस। ठीक है, ये चीज़ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हमको बेरोजगारी मापने के तरीके बताया, कुछ तरीके। तो उसमें से एक तरीका क्या है भैया, तो इसने बोला कि बेरोजगारी को अपन 3 तरीके से माप सकते हैं। 3 तरीका क्या क्या हो सकता है, पहला एक दीर्घकालिक बेरोजगारी कैसी है, दूसरा हमने बोला कि साप्ताहिक बेरोजगारी कैसे माप सकते हैं, और एक बोला कि हम दैनिक बेरोजगारी भी माप सकते हैं। भाई ऐसा कुछ वो नहीं है। इसने बोला कि यदि कोई व्यक्ति साल के 365 दिन में से 183 दिन यदि वो 8 घंटे का रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है, 8 घंटे का रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कितने दिन, 183 दिन, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घकालिक बेरोजगार कहलाएगा, दीर्घकालिक बेरोजगार। साप्ताहिक बेरोजगार कौन कहलाएगा,
यदि किसी समीक्षा सप्ताह में जब हम उसको देख रहे हैं, एक सप्ताह को देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए हमने 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का उसका अवधि में देखा, उसकी काम करने का उसको देखा पैटर्न को। 1 जनवरी से 7 जनवरी की अवधि में मान लीजिए उसने हफ्ते में यदि 8 घंटे भी काम नहीं कर पाया, है ना, हफ्ते में 8 घंटे भी काम नहीं कर पाया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका साप्ताहिक बेरोजगार कहलाएगा। 8 घंटे काम नहीं मिला तो। दैनिक बेरोजगार कौन होगा, ऐसा व्यक्ति जो काम करते समय यदि कोई व्यक्ति पूरे 8 घंटे काम करना तो चाहता है, लेकिन उसके पास मुश्किल से 1 घंटे का ही काम नहीं हो पा रहा है ना, 1 घंटे मुश्किल से अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो क्या हो गया, वो दैनिक बेरोजगार। यदि पूरे दिन में 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में से वो 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या कहलाया, वो दैनिक बेरोजगार। समझ आया, ये NSSO के द्वारा वो है। अब इस चीज़ को डिज़ाइन कौन किया था, इसको सजेस्ट करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर भगवती समिति ने NSSO को अपने 27वीं मीटिंग में इस चीज़ को बोला कि हम इस प्रकार से बेरोजगारी डिसाइड कर सकते हैं। समझ आएगा। बेरोजगारी के बारे में अब आगे देखते हैं। तो बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जारी कौन करता है भाई, ये आंकड़े क्या बोलते हैं, जारी कौन कर रहा है, NSSO। ठीक है, NSSO। इसके बारे में जो इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है भाई, लेबर ब्यूरो ऑफिस, है ना। तो लेबर ब्यूरो ऑफिस जो है ये इसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, अब NSSO जो है ये आप लोगों को क्या कर रहा है, बेरोजगारी के आंकड़े जारी कर रहा है। NSSO ने अभी वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर की अवधि, जुलाई से सितंबर 2023 की अवधि में 15 से 29 आयु वर्ग के आंकड़े जारी किए हैं, है ना, कि आंकड़े जारी किए हैं। और इसने क्या बताया है कि किस राज्य में कितने बेरोजगार हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को शीर्ष 5 राज्य बताता हूँ। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 33.9% बेरोजगारी है। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है राजस्थान में आप लोगों को 30.2% बेरोजगारी है। फिर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर, ये एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखना है, ठीक है ना। ये पूरे भारत के संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है, 29.8% बेरोजगारी है। फिर आप लोगों को केरल देखने को मिलता है। केरल में क्या है, केरल में भैया 28.4% बेरोजगारी है। और देश का 5वां लार्जेस्ट बेरोजगार जो राज्य है वो है हमारा छत्तीसगढ़, 26.4% बेरोजगारी दर के साथ। 1 2 3 4 5 5 लोग, ठीक है। और यदि हम सबसे कम बेरोजगारी की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी के आंकड़े दिख रहे हैं गुजरात में 7.1% लोग बेरोजगार हैं। इसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास 8.4% लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को कर्नाटक दिख रहा है, कर्नाटक में आप लोगों को 12.2% लोग बेरोजगार हैं। फिर आप लोगों को हरियाणा बोल के एक स्टेट है, आप लोग जानते होंगे HR, तो HR में 13.7% लोग बेरोजगार हैं। और MP इसके बाद फिर नीचे से टॉप 5 में है 14.5%। इस तरीके से आप लोगों को बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्या समझ आया। तो इसी के साथ आप लोगों को ये आंकड़ा पूरा याद रखना है अभी पेपर के लिए। तो अभी पेपर में आपको याद रखना है, तो सब सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ है भाई, सर्वाधिक बेरोजगारी स्टेट वाइज देखें तो स्टेट में कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। न्यूनतम बेरोजगारी कहाँ है, न्यूनतम बेरोजगारी कहाँ बोल रहे हैं हम, न्यूनतम बेरोजगारी बोल रहे हैं गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में कितना है भाई, हिमाचल प्रदेश में 33 अराउंड है ना, 33.9%।
गुजरात में कितना है 7.1%। ठीक है, ये आप लोगों को दो चीज़ याद रखनी है। छत्तीसगढ़ का सीजी का बेरोजगारी दर कितना है? सीजी का बेरोजगारी दर है 26.4%। ये कब के हिसाब से है? सितंबर 2023 की स्थिति में 26.4% आप लोगों को सीजी में बेरोजगारी दर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि रोजगार की अलग अलग योजनाएं चालू की हैं। तो रोजगार की नई नई योजनाएं हैं, उनमें से एक योजना है रोजगार भत्ता वाली योजना, है ना, रोजगार भत्ता वाली योजना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता कब से दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है? पहला प्रश्न। ठीक। दूसरा प्रश्न, कितना रुपए दिया जा रहा है? कितना रुपए दिया जा रहा है? ये दो चीज़ आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। वेट 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 वेट, एक और है बेरोजगारी से रिलेटेड एक व्यक्ति हुए ओकुन, उन्होंने दिया अपना एक नियम। उन्होंने मतलब एक चीज़ एनालाइज की, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ये एक नियम हो सकता है भाई। तो इसको ओकुन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है ना, ओकुन्स लॉ। इन्होंने जो नियम दिया उसमें उन्होंने बोला कि किसी देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट और उस देश के डेवलपमेंट रेट में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब किसी देश की बेरोजगारी दर उस देश के विकास दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात उसने क्या बोला था, उसने अपने एक जनरल थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के हिसाब से उसने बोला कि अगर किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% है, तो बढ़ता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट 1% बढ़ता है, तो उस देश में जो विकास दर है वो 3% घट जाएगा। एंड सेम वाइस वर्सा, उसने बोला अगर किसी देश में डेवलपमेंट रेट 3% की ग्रोथ से बढ़ा तो वहाँ पे 1% बेरोजगारी दर घट जाएगी। ऐसा ओकुन ने बोला था। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को ओकुन का नियम तो आप लोगों को बेरोजगारी का मिल गया। इसके साथ साथ एक हमको जो एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट जारी की, वो रिपोर्ट हम देखते हैं। एनएसओ कन्वर्ट हो चुका है, ये 2017 से कन्वर्ट हो चुका है ना। तो एनएसओ जो है, एनएसओ ने एक पीरियोडिक जो सर्वे है वो जारी करता है। हिंदी में बोलते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 ये उसने जारी की। तो इस रिपोर्ट में उसने बोला कि हमारे यहाँ जो कुल श्रम बल भागीदारी है, कुल है ना, कुल को अपन लिखेंगे कुल श्रम बल भागीदारी। कुल श्रम बल भागीदारी हमारे यहाँ है टोटल 57.9%। अर्थात हमारे यहाँ 57.9% लोग ऐसे हैं जो श्रम में नियोजित हैं। ठीक है ना। और इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रम बल भागीदारी है वो कितनी है? 60.6% लोग ग्रामीण क्षेत्र में भागीदार हैं। वैसे ही शहरी क्षेत्र में इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 50.4% लोग श्रम में भागीदारी निभा रहे हैं। अगर जेंडर वाइज बात करें तो श्रम बल भागीदारी में से जो मेल हैं, पुरुष वर्ग का जो भागीदारी है वो कितना है? वो है 78.5%। और जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी कितनी है? 37%। याद रखना। ठीक है ना। ये चार चीज़ और है। श्रम बल में भागीदारी कितनी है ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, बेरोजगारी दर नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। ये श्रम बल में कितने प्रतिशत लोग गाँवों में श्रम में नियोजित हैं? 60% लोग। और जो शहरों में जो श्रम बल है वो कितना है? 50.4%। और अगर हम जेंडर वाइज देखें, लिंग अनुसार देखें, तो कितने प्रतिशत पुरुष श्रम बल में भागीदारी हैं? 78.5% लोग। और कितनी महिलाएं श्रम बल में भागीदारी के रूप में सहयोग कर रही हैं? तो 37% लोग भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है ना। दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।